देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक प्रकार से अकेले दिखाने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो अंतिम संस्कार हैं वो भी निगमबोध घाट पर किया गया, जबकि नियम के अनुसार राजघाट पे ही कहीं व्यवस्था करके करनी चाहिए थी, क्योंकि जहां आपका अंतिम संस्कार होता है वहीं आपका शक्ति स्थल बनाया जाता है। ये देखा गया है। मुंबई में आपने देखा होगा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क मैदान पर हुआ, तो वहीं उनकी शक्ति स्थली भी है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबकी शक्ति स्थल या सबकी शक्ति प्रेरणा स्थल जो है वो राजघाट में ही है, क्योंकि वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका सरनेम क्या है, वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये नहीं देखा जाता, वो किस पद पर रहे हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक प्रकार से चरित्र और छवि को यह केंद्र की सरकार धूमिल करना चाह रही है, उससे लोग आहत हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 90 के दशक में आर्थिक नीतियों के चलते इस देश को बहुत मजबूती दी है। उनके द्वारा किए गए काम को देश कभी नहीं भूलेगा। वो कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे। आजकल के प्रधानमंत्री ज्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। सबकी अपनी अपनी काम करने की स्टाइल होती है। डॉक्टर साहब की एक अलग स्टाइल थी। डॉक्टर साहब के अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विदेश नीति की लोग लोहा मानते हैं। तो हम समझते हैं कि उनके जो स्मारक है या उनका जो शक्ति स्थल बनेगा, जिससे लाखों करोड़ों देशवासी प्रेरणा लेंगे, वो कम से कम वहां हो जहां बाकी लोगों के भी हैं। ऐसा ना हो कि बाकी लोगों की अलग जगह है और ये इनको अलग कर दिया गया है, तो इससे क्या गलत संदेश जाता है। केंद्र सरकार को बड़ा हृदय करके उनके लिए राजघाट में ही अच्छी व्यवस्था करके स्मारक बनाना चाहिए, ताकि लोग जब वहां जाएं तो जैसे राजीव जी, इंदिरा जी, अटल जी, वैसे ही डॉक्टर साहब से भी प्रेरणा लेते रहें। इसमें न सरकारों को लाना चाहिए, न पार्टियों को लाना चाहिए। ये देश एक है, और अगर बीजेपी कहती है कि यह देश एक है, हम सब एक हैं, तो डॉक्टर साहब को भी वही सम्मान देना चाहिए जो सबको दिया गया है। अन्यथा ये सिर्फ जुमलेबाजी होगी और आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी और ये सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। सर, संबोधित करते हैं नागरिकों को। कल उन्होंने संबोधित करने के समय एक स्टेटमेंट दिया है कि संविधान है तो मैं हूं, और आज आपके सामने बात कर रहा हूं। 2025 में 26 जनवरी को संविधान के 75 साल पूरे हो जाएंगे जब से लिखा गया। हर बार संविधान की बात किए जाते हैं जो सत्ताधारी पार्टी है। एक बार फिर संविधान को लेकर उन्होंने बयान दिया है, किस तरीके से देखे इस बयान? देखिए, ये बार बार प्रधानमंत्री जी को संविधान का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि इसी संविधान को बदल देंगे कहने पर उनकी सीटें कम आई हैं। 400 पार का नारा देखने वाले जब 240 पे रुक जाते हैं और गाड़ी पटरी से उतर जाती है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 37 से ज्यादा सीटों का उनको नुकसान होता है, तब उनको संविधान की बात करनी होती है। इस देश में संविधान है, यह देश संविधान से चलेगा, इससे कोई इनकार नहीं है। दुख तब होता है, इनकार तब होता है लोगों को, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानने से इनकार कर देते हैं। जिस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष को सम्मान है, उतना ही विपक्ष को भी सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार पार्लियामेंट चलानी चाहिए, जिस प्रकार पार्लियामेंट में देश के मूलभूत मुद्दों को उठाना चाहिए, क्या ये सब इस समय देश में हो रहा है? अगर हो रहा है तो संविधान है, और अगर नहीं हो रहा है तो संविधान को कहीं न कहीं कमजोर किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार संविधान की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं। जिस संविधान की वजह से उनको और उनकी पूरी टीम को नुकसान उठाना पड़ा है, वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में इसका फायदा हो। लेकिन देश की जनता सब समझ गई है। जब आप इस देश में विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, करोड़ों लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ आप गुस्सा उतार रहे हैं, उनके कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये संविधान कैसे माना जाएगा? सिर्फ संविधान को मस्तक से लगा लेने से संविधान पूरा नहीं होगा। संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की समरसता का जो भाव है, वो आपके हृदय में कहाँ है? आप तो गंदी राजनीति करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, सरकारें गिराते हैं।
अटल जी से मोदी जी को सीखना चाहिए, जिन्होंने कहा था 96 में कि चिमटे से भी ऐसी सरकारों को नहीं छूऊंगा जो खरीद फरोख्त से बनाई जाती हैं। और यहां बीजेपी कहती है कि चिमटा तो छोड़िए, उस आग में ही कूद जाऊंगा जहां सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं, खुद भी जल जाऊंगा और राज्य और देश को भी जला डालूंगा। ये जो दुर्भावना आ गई है बीजेपी के अंदर, ये संविधान विरोधी है। और इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी के और तमाम नेता हो, वो संविधान 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 रट रहे हैं ताकि लोग उन्हें माफ कर दें। लेकिन क्षमा कीजिएगा, लोग हम उनको माफ करने के मूड में नहीं है। ठीक है, कैसे भी जोड़ तोड़ से आपने सरकारें बना ली हैं, चलाइए, लेकिन जब भी चुनाव होंगे इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। है क्या मंत्री भी अभी हाल ही में उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि केरला ये मिनी पाकिस्तान है और वहाँ के जो आतंकवादी है, वहाँ के जो लोग हैं वो वोट देते हैं, इसकी वजह से प्रियंका गांधी जो है वो चुनकर आती है। अगर केरला मिनी पाकिस्तान है तो केरला में जो गवर्नर साहब जो केंद्र द्वारा अपॉइंट होते हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपॉइंट होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो रिपोर्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं कि भैया केरला अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो मिनी पाकिस्तान हो चुका है? कितनी शर्मनाक बयान है कि एक देश में, जिस देश में सभी नागरिकों को चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको मतदान का अधिकार है, उसके पास नागरिकता है, उसको आप ऐसे कहेंगे? ठीक है, आतंकवादी कोई है उसको पकड़ के जेल में डालिए, लेकिन पूरा केरला ही मिनी पाकिस्तान बन गया और केरला के लोगों के जो मिनी पाकिस्तानी उनके वोटर से ही प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आई। ऐसे शर्मनाक बयान पर तो दूसरे देश होते तो वहां सजा होती, लेकिन चूंकि अब बीजेपी है इस समय देश में और बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है और उनके ही बहुत लाडले हैं ये नीतीश राणे, तो बहुत ही दुर्भाग्य होता है कि अब इन लोगों की जबान पर किसी का अंकुश नहीं रहा, कोई कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। अरे केरला में बीजेपी नहीं जीत पा रही है, इसके लिए बीजेपी को हम प्रयास करना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो केरला में कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा रही है, वहां भी लेफ्ट है, वहां भी वामपंथी लोगों की सरकार बनती है, तो क्या अब ऐसी बयानबाजी करोगे आप? ठीक है, हम एक हिंदूवादी पार्टियां हैं, हम हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं, वहां हमारी विचारधारा की सरकार नहीं है, वहां वामपंथियों की सरकार है, लेकिन कभी किसी हमारे नेता ने ऐसी बयानबाजी नहीं की। ये हल्कापन होता है। जो लोग आपको मतदान कर रहे हैं वो आपके बहुत बड़े देशभक्त हो गए और जिन्होंने आपको मतदान नहीं किया वो देशद्रोही हो गए। ये जो दुर्भावना भर गई है भारतीय जनता पार्टी के मनों में या उनके नेताओं के दिमाग में, इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज है। और ऐसी ऊंची बयानबाजी से बीजेपी के जो बड़े नेता खुश होते हैं, वो इनाम देते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो इसके लिए लोग कहते हैं बड़बोलापन करने से अगर आपको लाभ मिल रहा है, आपकी ख्याति बढ़ रही है, आपको सुख और सुविधाएं मिल रही हैं, तो कौन नहीं करेगा बड़बोलापन? तो ये जो बड़बोलेपन के नेता बीजेपी में इस समय भरे पड़े हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे महाराष्ट्र ये लोग हों, चाहे और भी लोग हों, चाहे गिरिराज सिंह हों, तो आप तो जानते हैं कि ये सब बोलने से अगर आपको पारितोषिक मिल रहा है, बोलने से इनाम मिल रहा है, उपहार मिल रहा है, तो कौन जहर नहीं उगलेगा भाई? तो ये जहर उगलने की जो फैक्ट्रियां लगी हैं, इस जहर उगलने की फैक्ट्रियों में से अगर आपको कुछ लाभ होता है तो ये लोग करते हैं, लेकिन देश समझदार है, देश सब समझता है। ठीक है, आपकी 3 बार से केंद्र में सरकार बननी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अमर होके आ गए हैं, आपने अमृत पी लिया, अब आप जीवन में कभी हारेंगे ही नहीं, आप हटेंगे ही नहीं। ये अगर आपका ख्याल है तो ये अच्छा ख्याल नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो आज राजा है कल रंक हो सकता है, जो आज रंक है कल राजा हो सकता है, लेकिन पूरे देश को एकता में बांधने की बात करनी चाहिए। देश एक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी सब एक हैं। कुछ लोग उसमें गलत हो सकते हैं, पूरा समाज गलत नहीं होता। यही तो राजा राम ने भी हमें सिखाया है। लेकिन खैर, बड़बोलों को कौन सिखा सकता है, या जो नींद में सोकर सपने देख रहा है उस सपने को कैसे कौन हटा सकता है, तो भगवान जाने। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि ऐसी हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। जगहों पर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही है, खुलेआम जो बच्चे हैं या जो युवक है वो बंदूक लेकर घूम रहा है, कार्रवाई के आदेश भी देने की बात की गई, हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरपंच की हत्या हो
या बाकी जो घटनाएं हो रही है इन दोनों जगहों? पिछले 2-2.5 वर्षों में जिस प्रकार महाराष्ट्र में अराजकता फैली है, अपराधीकरण बढ़ा है, चाहे वो रैश ड्राइविंग कार से किसी को कुचल देना हो, चाहे छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना हो, चाहे दिन दहाड़े सरपंच की हत्या करनी हो, चाहे किसी नेता को चाकू घोंप कर मारना हो, चाहे पुलिस स्टेशन में विधायक गोली मारना हो, चाहे शिवसेना के नगर सेवक को फेसबुक लाइव पे मारना हो, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो पिछले 2-2.5 वर्षों में बढ़ी हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी और धनंजय मुंडे के जो संबंध हैं वो जग जाहिर हैं, बहुत क्लोज हैं वो लोग। उन्हीं का एक कोई बहुत ही करीबी धनंजय मुंडे का है, कराड नाम का, जो अब बताया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये साफ संदेश दे रही हैं कि अब बीजेपी की सरकार है राज्य में, या तो हमारे जैसा बनो और या तो फिर जेल में जाओ। मतलब अपराधियों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार सुधर गया है, उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अब सुधरने लगा है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत दुर्गति वाली स्थिति है। और वो स्थिति बनी इसलिए है क्योंकि गलत लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है। अब जब गलत लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है, अब जैसे गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनका काम है इस पर अंकुश लगाना, लेकिन वो अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। हमारा राज्य बहुत ही जागरूक राज्य रहा है, यहाँ पर सुसंस्कृत लोग रहते हैं, यहाँ पे सभ्यता कल्चर वाले लोग हैं, यहाँ पर प्रेम मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन जब उपद्रवियों का राज आ जाए और उपद्रवी लोग जब ढेर संख्या में बढ़ जाए, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्य है कि इस पर कोई बोलने तैयार नहीं, कोई कार्रवाई तैयार नहीं, कहीं पुलिस FIR लेने तैयार नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क्या जंगल राज बनाना चाहते हैं हमारे राज्य को? जैसे जंगल में होता है कि कोई नियम कानून नहीं होता, जो ताकतवर होता है उसी की सत्ता होती, वैसे ही हमारे राज्य को आप बनाना चाहते हैं। तो हर जगह गोलीबारी, हर जगह अपराधीकरण, हर जगह अपहरण जैसी घटनाएं जो कभी महाराष्ट्र में सुनने नहीं मिलती थी, अब अपहरण की घटनाएं सुनने मिल रही है। सिर्फ कुछ चंद गुंडों की वजह से, चंद अपराधियों की वजह से। 50-50 केसेस हैं अपराधियों पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सब अब तभी रुकेगा जब जनता अब आंदोलन करना शुरू करेगी, सड़कों पे आएगी, या तो इस सरकार को बदलेगी, लेकिन उसमें तभी समय जाएगा। तब तक ये सब हमको भोगना है। आखिर हम सब जनता ने मिलकर इनको लाया है, तो भोगेगा कौन? तो दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस सरकार को देखिए कितनी अहंकार है, इतने तानाशाही में चूर है कि अपनी ही जनता को जिसने वोट दिया है उन्हीं को प्रताड़ित कर रही है। ये तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। ये तो अंग्रेज के जो जनरल डायर जैसे हिंसक लोग थे, वो ऐसा काम इस सरकारें कर रही हैं। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल, नगर पालिका का चुनाव है, उसमें क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आप ही के नेता ने, मतलब आप ही के पार्टी के एक नेता ने बयान दिया था कि वो जो शिवसेना है यूपीटी, वो खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी, और इसके पहले भी इसी तरीके से होता रहा है कि जो पार्टियां हैं वो अकेले चुनाव लड़ी है महानगर पालिका की। देखिए, कई प्रकार के चुनाव होते हैं। देश का चुनाव होता है, एक राज्य का होता है, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं। देश के चुनाव में मिलजुल कर सब लड़ लेते हैं, विधानसभा में भी लड़ लेते हैं, लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उत्साह होती है चुनाव लड़ने की। उसमें गठबंधन कभी कभी होता है, लोग मानते नहीं, और कभी कभी करते नहीं। पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिकों के जो राय आ रही, जो सलाह आ रही है पार्टी हाईकमान को कि हमें अकेला लड़ना चाहिए। अकेले लड़के हमें दो चीजों का फायदा होता है कि एक तो हमारे पूरे हर जगह हमारे कार्यकर्ता जोश में आ जाते हैं, हर जगह हमारा संगठन खड़ा हो जाता है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। महानगर पालिका मुंबई हो गई, थाने हो गई, कल्याण, डोंबिवली, बहुत सारे, उल्लासनगर, नई मुंबई, हर जगह हमारे कार्यकर्ता इस समय यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। हम अकेले लड़ेंगे, जीत हार के बाद देखेंगे किससे गठबंधन करना है, नहीं करना है, वो पार्टी का, बट लड़ना चाहिए अकेले। ये कार्यकर्ताओं की मांग है। तो जो भी पार्टी चलती हो कार्यकर्ताओं से चलती। अगर कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमें अकेले लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, और अकेले लड़के जीतना चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए, और भगवा लहराना चाहिए महानगर पालिका पे। और शिवसेना और मुंबई का तो बहुत पुराना नाता है, तो मुंबईकरों की भी इच्छा है कि शिवसेना को एक हाथी सत्ता हम अगर देना चाहते हैं तो शिवसेना अकेले लड़े। हमें पूरी उम्मीद है, इस पर चर्चा चल रही है, हाईकमान अंतिम निर्णय लेंगे, और हमारी भी स्वयं की भी इच्छा है कि अकेले लड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं की तो छोड़िए, हम भी एक कार्यकर्ता है, हमारी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है, अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करता है। अगर पार्टी को लगता है तो जरूर उस पर चर्चा हो।
पार्टी प्रमुख के साथ इस बारे में कुछ चर्चा हुई है? क्योंकि बिल्कुल चर्चा हो रही है, निरंतर चर्चा हो रही है और हाईकमान भी अपने अपने जो ये हैं जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं राज्य से, और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए एक निर्णय होगा और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम चुनाव हारे हैं, मनोबल नहीं हारे हैं। हम बार बार कहते हैं, बहुत सारी महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 3-4 वर्षों से लंबित है, लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। सड़कों की मुंबई की आप हालत देख लीजिए, ट्रैफिक की समस्या देख लीजिए, पर्यावरण के जो धुएं हैं, जो ऑक्सीजन फेफड़े में जाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं, उसकी समस्या आप देख लीजिए, ट्रैफिक की समस्या देख लीजिए, पानी जो पीने का पानी शुद्ध जल नहीं पहुंच पा रहा, उसकी समस्या देख लीजिए। तो ये सब चीजों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और जनता कार्यकर्ता दोनों की इच्छा है कि शिवसेना अकेले लड़े और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर बीएमसी कॉर्पोरेशन का महापौर हमें मिले और भी जगह महापौर हमारा बैठे, ये सबकी इच्छा है।